नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों में। चलिए विचार पढ़ लेते हैं, इतने आप लोग ईमानदारी के साथ शेयर करके आइए। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। असफल होने का सबसे बड़ा कारण है आपका ये मान लेना, ये सोचना कि यार कहीं फेल ना हो जाए। अरे यार हो जाने दो, फेल हो जाएंगे तो डरना किस बात का है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल ज़रूर मिलेगा। आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है मेहनत में कहीं कमी रह गई है, मेहनत कम हुई है और लोगों से। क्योंकि मेहनत यदि बराबर की होती तो नंबर भी बराबर के होते। चलिए, विश्वास मन में लास्ट टाइम तक यही रखना है कि भाई हमें सफल होना है। चलते हैं अब प्रश्न पर। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है, ये हमें बताना है भाई। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, और ये भी बताना है कि इसमें संधि कौन सी होगी। सत्याग्रह शब्द दिया हुआ है और इसमें संधि बतानी है और इसका संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न अच्छा है। सत्य धन ग्रह होता है, सत्य धन आग्रह होता है, सत्य धन आग्रह होता है या सत्या धन आग्रह होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, संधि कौन सी होगी भाई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी और ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द। जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा है हमसे, क्या होता है उसके लिए एक शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अगम्य होता है, अधिगम्य होता है, गम्य होता है या अनुगम्य होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए आंसर देते हैं, क्या होता है देख लेते हैं क्या है। जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अगम्य कहते हैं उसे, जिस तक ना पहुंचा जा सके। ऐसा एक प्रश्न आपको पैट के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, तो आपको ऐसे प्रश्न ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है भाई, कौन सा है? स्थापना है, स्वदेश है, अध्ययन है, अध्ययन नहीं है भाई, अध्याय है। ठीक है, अध्याय है या अपराध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, स्त्रीलिंग कौन सा है? स्थापना, स्वदेश, अध्याय या अपराध? जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भाई। सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग नहीं आए हैं उनको शेयर कर दीजिए भाई एक बार। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा। अपराध, अपराध हम करते हैं ना, अपराध किया, अपराध किया जाता है, की नहीं जाती, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। अध्याय पूरा हो गया, ठीक है, हो गई नहीं होता। स्वदेश जाना है, जानी नहीं है। स्थापना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। स्थापना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्थापना हुई बोलते हैं, हुआ नहीं बोलते हैं। ठीक है,
ये स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। शब्द को ध्यान से पढ़ना है पहले। त्रिशंकु, अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या संकालु होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है। चलिए, क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ भाई? आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? संकालु होना नहीं होगा, इधर उधर होना भी नहीं होगा, सब जगह रहना भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधर में लटकना। ठीक है, अधर में लटकना, ये इसका सही अर्थ होगा त्रिशंकु होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा बैंगीची, मेंढक और शावक जिस प्रकार से बैंगीची जो है ये मेंढक से संबंधित है, शावक से उसी प्रकार कौन संबंधित है ये आपको बताना है। शाही, सिंह, बिल्ली या कुत्ता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बड़ा ही रोचक प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपको पता है बैंगीची किसे कहते हैं? ये कहते हैं, आपको नहीं पता हो तो मैं दूसरा नाम लिख देती हूँ, टैडपॉल को। ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे। टैडपॉल को कहते हैं बैंगीची। बैंगीची मेंढक से जिस प्रकार संबंधित है, शावक से उसी प्रकार कौन संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए, टैडपॉल भी कहते हैं बैंगीची को। मतलब ये है कि मेंढक के बच्चे को कहा जाता है बैंगीची। जिस प्रकार से मेंढक के बच्चे को बैंगीची कहा जाता है, वैसे ही शावक किसके बच्चे को कहा जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है जाना, प्रस्थान करना, खर्च करना। ये प्रश्न हमसे ये कहना चाह रहा है कि जाना जिस प्रकार से प्रस्थान करना से संबंधित है, वैसे ही खर्च करना किससे संबंधित है? बचाना, बनाना, उपयोग करना या गया। किससे संबंधित है? खर्च करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है ये और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जाना जिस प्रकार से प्रस्थान करने से संबंधित है, उसी प्रकार से खर्च करना किससे संबंधित है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? जाना का मतलब होता है, सामान्य अर्थ होता है प्रस्थान करना। तो खर्च करने का सामान्य अर्थ क्या होता है? उपयोग करना। ठीक है, खर्च करना मतलब उपयोग करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी में या अवधी भाषा में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भरत भारती किस भाषा में लिखा हुआ है? और ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है भाई। चलिए आंसर दीजिएगा। भरत भारती। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? ये भाई खड़ी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है भरत भारती और खड़ी बोली में लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा है ये आपको बताना है। माता, प्राण, लड़का या किताब।
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा इसमें बहुवचन है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बहुवचन हमसे पूछा है तो कौन सा होगा, आप सभी को पता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राण निकल गए। प्राण ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धरती का समानार्थी शब्द है। धरती शब्द दिया हुआ है और उसका समानार्थी हमें बताना है, क्या होगा। चंचल होगा, विपुला होगा, सरसी होगा या अचला होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, धरती का समानार्थी शब्द क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अचला धरती का समानार्थी शब्द है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पुरस्कार का विलोम शब्द है। आपको बताना है पुरस्कार का विलोम क्या है। तिरस्कार है, अनुसार है, बहिष्कार है या सत्कार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पुरस्कार का विलोम क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। पुरस्कार शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम बताना है हमें। सत्कार नहीं होगा, बहिष्कार नहीं होगा, अनुसार भी नहीं होगा, तिरस्कार होगा। विलोम पूछा है, ठीक है। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई, ये आपको बताना है। पुष्यल होता है, जरठ होता है, विधुर होता है या विश्रत होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या कहते हैं उसे जिसकी स्त्री मर गई हो। चलिए आंसर लेते हैं, क्या होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विधुर, ठीक है। विधुर कहते हैं उसे जिसकी स्त्री मर गई हो। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है हमें, क्या होगा। मेहनत न करना होगा, अधिक श्रम करना होगा, उपद्रव मचाना होगा या सुंदर लिखना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कुर्सी तोड़ना मतलब पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, मेहनत न करना। कहते नहीं है, जो इंसान निठल्ला बैठा रहता है उससे कहते हैं कि तूने बहुत कुर्सी तोड़ी है, मतलब तू बिल्कुल मेहनत नहीं करता। चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहनत न करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है भाई, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुकंपा, सन्यासी, वृक्षारोपण या प्रतीक्षित। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अशुद्ध कौन सा होगा। अनुकंपा तो भाई बिल्कुल सही है, अनुकंपा ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है। प्रतिरक्षित भी बिल्कुल सही है, ये भी ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है। वृक्षारोपण भी बिल्कुल सही है, वृक्षारोपण ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, क्योंकि ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, सन्यासी नहीं होता, सन्यासी होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सन्यासी, सन्यासी नहीं होता, सन्यासी होता है।
बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा गति धन अवरोध संधि विच्छेद का अर्थ। इसका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है इसका, और आपको इसमें संधि भी बतानी है भाई कौन सी संधि है। गति धन अवरोध जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सी संधि है इसमें, और क्या शब्द बनेगा इसको मिलाकर गति धन अवरोध, ये भी बताना है आपको। गत्यावरोध, गत्यावरोध या गत्तावरोध या गत्यावरोध, क्या शब्द बनेगा भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? गति धन अवरोध। ठीक है, क्या बनेगा शब्द मिला के? गत्यावरोध। ठीक है, गत्यावरोध। ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन में ही ये लिखा हुआ है गत्यावरोध। ठीक है, अब क्या करना है आपको? संधि बतानी है कौन सी संधि है, तो इसमें यड संधि है भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 343 के 3 में, अनुच्छेद 343 के पहले में, अनुच्छेद 343 के सेकंड पार्ट में, या अनुच्छेद 343 के फर्स्ट पार्ट में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाई यहाँ एक ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं। यहाँ एक ऑप्शन में आपको 344 कर लेना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं होते हैं। अब आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, यह किस में कहा गया? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वैसे तो ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन इसको हमने चेंज कर लिया है 344, तो अब हमारा बी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा वीणा पाणी, इसकी शुद्ध वर्तनी बताना है हमें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शब्द दिया है वीणा पाणी। ठीक है, जो सरस्वती माँ का पर्यायवाची है, आपको ये बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और मैं चाहूँगी कि सबका सही होना चाहिए भाई, सबका सही होना चाहिए प्रश्न। चलिए, सही इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले करवाया ये प्रश्न, रिपीट किया है मैंने क्योंकि महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अब मैंने तो बनाया नहीं है भाई एग्ज़ाम, तो बिल्कुल डिक्टो तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन आंकड़ों से बताया जा सकता है बस कि हाँ भाई इसके आने की संभावना हो सकती है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ये आपको बताना है। वीणा पाणी कैसे शुद्ध लिखा जाता है भाई? डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, वीणा पाणी। ठीक है, आपको एक बार लिख के देख लेना है, ये ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि सिंगल ये शब्द लिखा हुआ होता तो आप एक बार में ही बता देते, लेकिन ये जब 3-4 एक साथ लिखे होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा यरे लेवे किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या अयोगवाह है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है भाई। यरे लेवे किस प्रकार के व्यंजन है? इन सब पे मैंने डिटेल वाली वीडियो बनाई है, आप पहले की वीडियो देखेंगे तो वो डिटेल में वीडियो है, आप पीछे वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ऐसे ही कोई 20-25 मिनट की वीडियो है मेरी सारी, तो उन्हें आप पीछे देख सकते हैं, वो सारी डिटेल की वीडियो है।
एक एक ऑप्शन की बहुत अच्छे से डिटेल है उसमें। चलिए, येरलेबे किस प्रकार के व्यंजन है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, अंतस्थ व्यंजन है येरलेबे। चलिए, से है जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपको पता ही है, और अयोग वाह है आपको पता ही है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं यही लिख दीजिए, और अयोगवाह जो होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखती हूँ आपको पता है या नहीं। चलिए, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। द्विगु समास का उदाहरण है, आपको ये बताना है इन सब में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है भाई। माता पिता है, यथाशक्ति है, नवगिरह है, या पीताम्बर है। चलिए जल्दी से बताइए, द्विगु समास का उदाहरण पूछा है भाई। चलिए शुरू से देख लेते हैं एक बार। क्या देखेंगे? माता पिता, माता और पिता, हाय बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और वैसे भी एक दूसरे के विपरीत हैं लिंग की दृष्टि से, तो द्वंद्व समास है भाई इनमें, और दोनों अपने आप में अपना महत्व रखते हैं। ठीक है, सार्थक अर्थ हैं दोनों के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा जो शब्द है ये अव्यय है, और जिसमें मूल शब्द से पहले अव्यय लगा हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये द्वंद्व समास है और यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अब ऑप्शन आ गया 3 नवगिरह, 9 गिरह, तो इसमें क्या हो गया? इसमें हमें संख्यावाचक मिल गया, तो ये क्या है? द्विगु समास है। सी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि हमसे द्विगु समास ही पूछा है। अब इस बेचारे को क्या छोड़ते हैं, इसे भी कर लेते हैं। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है भाई पीताम्बर शब्द में, क्योंकि पीले हैं वस्त्र जिसके, उस किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण करते हैं तो पीताम्बर बोला जाता है कृष्ण जी को। ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है आपको, कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और आसान भी है, ऐसे प्रश्न पीछे करवाए मैंने। अब तो आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देने चाहिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? हिमालय से गंगा निकलती है जब कोई चीज़ से विभक्ति से जुड़ी हुई हो और वहाँ से उन दोनों स्थितियों में क्या हो रहा हो? अलगाव हो रहा हो, अलग हो रही हो वो। मतलब हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है हिमालय से। कौन सी है? अपादान है। ठीक है, अपादान कारक है क्योंकि हिमालय से जब गंगा निकल रही है तो हिमालय से तो अलगाव हो रहा है ना गंगा का, तो इसमें अपादान में कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं प्रत्यय है, मही प्रत्यय है, हिमा प्रत्यय है, या इमा प्रत्यय है? आंसर दीजिएगा भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? महिमा शब्द दिया हुआ है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, महिमा। इमा प्रत्यय लगा हुआ है भाई इसमें। आशा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो खैर मैं ये नहीं कह सकती, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जैसा भी लगा हो। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी से विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की भाई ज़रूरत है तो आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।